तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से वो अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। नए अध्याय की शुरुआत है। ये इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह लगभग 400 से अधिक रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के 2050 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के उस अभियान का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए अक्षय ऊर्जा के जिस स्रोत के माध्यम से 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के नए प्लांट के माध्यम से इस ऊर्जा को देश के अंदर स्थापित करने के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, अकेले अवाडा ग्रुप ने अब तक इस दिशा में 4 गीगावाट के इस प्रकार के प्लांट के माध्यम से इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस कंपनी ने, जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट में किए गए अपने वादे के अनुसार आज इस कार्यक्रम को वह आगे बढ़ा रही है और बांदा के इस नए सोलर प्लांट के उद्घाटन का कार्यक्रम आज हम सबके सामने वहां के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह संपन्न हो पा रहा है। प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 22,000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसके तहत जो 3 प्रकार की पॉलिसी हमारे यहां हम लोगों ने इसके लिए तैयार की है, जिसमें सौर ऊर्जा 2022, जैव ऊर्जा नीति 2022, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के क्रम में यह अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश। तो आज लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवाडा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया वर्चुअली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विधानसभा चुनाव की तारीखों का इस दौरान ऐलान कर दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। हरियाणा में 1 चरण में चुनाव संपन्न होगा। हरियाणा में बहुमंजिला इमारतों में बूथ होंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं 4 अक्टूबर को दोनों स्टेट्स के नतीजे सामने आएंगे। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज गया है। 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। इस दौरान हरियाणा में 1 चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा। हरियाणा में बहुमंजिला इमारतों में बूथ बनाए जाएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सबसे पहला चरण जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को वोटिंग और तीसरे और अंतिम चरण के तहत जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 4 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी, वोटों की गिनती की जाएगी और 4 अक्टूबर को ही नतीजे सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर में 87 लाख वोटर्स हैं। घाटी के लोगों ने हिंसा को नकारा है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है राजीव कुमार, उनकी तरफ से आज प्रेस को ब्रीफ करते हुए बताया गया कि
चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगहों पर जाकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने वहां पर सर्वे किया और सर्वे में निकल कर आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने साफ किया कि हिंसा नहीं हुई है, कोई भी हिंसक घटना सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंसा को नकारा है। जम्मू कश्मीर की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है। जम्मू कश्मीर में 11,800 बूथ बनाए जाएंगे। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया है, जिसके साथ ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शुभम बोकल का। शुभम, आज जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का उसके साथ ही ऐलान हो गया है और चुनावी बिगुल चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, दोनों ही जगहों पर बच गया है। जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या माना जाए अब जम्मू कश्मीर में किस तरह से हलचल और राजनीतिक पार्टियों के बीच कैसा माहौल? देखिए, बिल्कुल अगर आपको बताते चले तो लगभग 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर लोग लगातार इंतजार कर रहे चुनाव हो। पर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज किया गया, अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो है उसका पहला चरण 18 सितंबर को जो है वो यहाँ पर होगा। उसी के साथ साथ भिन्न पार्टियों की अगर बात करें तो अपनी तरफ से जो है अचानक ही ये फैसला आना, कहीं ना कहीं पार्टियां तेजी जो है वो जरूर उन्होंने पकड़ ली है। जी रिया, बिल्कुल शुभम, जिस तरह से आपने बताया राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि 3 चरणों में चुनाव होना है, 18, 25 सितंबर और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में अगर बात तैयारियों की करें, चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह से तैयारियां? देखिए, बिल्कुल अगर आपको बताएं तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पहले कहा था कि 30 सितंबर से पहले यहाँ पर चुनावों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, पर ये कहें कि चुनाव आयोग जिस तरीके से कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर था और इस तरीके से तभी इशारा हो चुका था कि हरी झंडी मिल चुकी है, पर इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से तैयार है। पर अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जिन पार्टियों के लिए क्या 1 महीने के अंदर क्या वो तैयारियां कर पाएंगे, जिन तैयारियों को लेकर एक विधायक जो है। सवाल ये भी शुभम, जिस तरह से हमने देखा 2024 जब से शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में आज जब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया तो यही कहा गया कि हमने सर्वे किया था, उसके बाद ये तारीखें जो है निर्धारित की गई हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम का भी यही कहना है, लोगों का भी यही कहना है कि हिंसक जो घटनाएं हैं वो घटी हैं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल रिया, बिल्कुल आपको बताते चले ये पिछला महीना जो था यहाँ पे लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे थे, चाहे कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो इन चीजों को देखकर लग रहा था कि शायद विधानसभा के चुनावों को एक बार फिर से टाल दिया जाएगा, शायद आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पर चुनाव ना हो। पर फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज अपनी हरी झंडी दिखा दी है और इसी बीच चुनाव के साथ साथ आप सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है वो 19 तारीख को खत्म हो रही है। शायद कुछ ऐसा प्लान सेंट्रल सरकार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि सिक्योरिटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इसी सिक्योरिटी का सहारा लेकर जो है वो चुनाव करा दिए जाए। जी रिया, शुभम, 2014 के बाद ये पहला चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए, साथ ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी पहला चुनाव है। जनता की बात करें, जनता के बीच किस तरह से रिएक्शन, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से जो लोग थे वो चुनाव की मांग कर रहे थे, अब वो मांग पूरी होने वाली है, तो लोगों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया, कैसा रिएक्शन? बिल्कुल रिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको बताएं तो लगातार जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पत्रकार वार्ता की है और सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबरें चल रही हैं, लोगों के फोन कॉल से लगातार इंडिया वाइस की टीम को आ रहे हैं कि कब ये खबर सच्ची है, क्योंकि लोगों को विश्वास जो है वो नहीं हो पा रहा है। यानी लोगों में भी चुनाव को देखते हुए काफी ज्यादा उत्साह है और ये 2014 के बाद पहला चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर का, इसलिए सभी की निगाहें इस चुनाव पर कि किस तरह से तैयारियां होती है, कितना मतदान प्रतिशत रहता है। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। थोड़ी देर में ये अहम बैठक शुरू होगी। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और इस दौरान इस बैठक में कई फैसलों पर, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। बैठक काफी खास और अहम, क्योंकि कई प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी, कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, क्योंकि आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये बैठक किस लिए खास और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लग सकती है? रिया, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम फैसले लिया सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले एक बैठक की गई थी, इसमें फैसलों को लेकर कई फैसले लिए गए थे। इस पर कई मुद्दे हैं, क्योंकि देश में कई अभी आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिसके साथ जो चुनाव आयोग ने बैठक की थी, उसमें भी चुनाव की बात कही गई है। क्योंकि इसमें जो है कि कहीं ना कहीं किसानों की और नौजवानों की बात कही जाती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाले के लिए से भी ये घोषणा करी थी कि देश के अंदर जिस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, तो एकजुट होकर, यानी कहीं ना कहीं मुद्दे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिससे कि आगे तक बढ़ाया जाए। क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, इसमें कई और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सभी को साफ देखा है, ये बैठक बुलाई गई है। अब देखना है कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अहम मुद्दे का जो है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, रोजगारी और बेरोजगारी है, उसको सबसे बड़ा लेकर मुद्दा है। बिल्कुल अजय, जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है अजय, क्योंकि साल के अंत तक 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है। क्या माना जाए, किस तरह से जनता को साधने की कोशिश? देखिए, जनता का जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा प्रधानमंत्री का चुनने का मौका दिया गया है, क्योंकि लगातार जनता के मन में ये थी कि देश के प्रधानमंत्री लगातार कहीं ना कहीं देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, राज्यों को जिस तरह से अल्टीमेट कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जो काम में राज्यों का है, राज्यों को करना है। कोई भी ऐसी घटना होती है, चाहे नारी की बात करें या जिस तरह बंगाल में भी घटना हुई, उसको लेकर के कई सवाल खड़े करे थे। तो देखिए, आने वाले चुनाव, जिस पर चुनाव आयोग ने लगातार जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव एक साथ कराने की बात, यानी बिल्कुल कोशिश यही की जाएगी कि जनता को साधा जा सके, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके। और आज इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहते हैं जिन पर मुहर लगती है, उस पर सभी की निगाहें, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात ताजनगरी आगरा की कर लेते हैं। आगरा से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, ताजमहल विवाद में कोर्ट में आज सुनवाई हुई। प्रतिवादी अधीक्षण के वकील ने वकालतनामा दाखिल किया। नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से उन्होंने समय मांगा है। 27 अगस्त याचिका पर सुनवाई की तारीख तय हुई है। योगी यूथ ब्रिगेड ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जलाभिषेक और दूधाभिषेक करने की मांगी गई थी अनुमति। शाहजहां ने शिव मंदिर में कब्जा किया था, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। ताजमहल के तहखाने में शिवलिंग है, हिंदू पक्ष ने ऐसा कहा है, दावा है हिंदू पक्ष का। 23 जुलाई को इस मामले में याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं जीशान अहमद का। जीशान, जिस तरह से ताजमहल से जुड़ा ये पूरा विवाद गर्माता जा रहा है, कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ हिंदू पक्ष की तरफ से बोला गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल लगातार विवादों में रहता है। तेजो महल है या ताजमहल, हालांकि सावन का पवित्र महीना था और इस महीने में योगी यूथ ब्रिगेड के जो कुंवर अजय पाल तोमर है, उन्होंने एक याचिकावाद दाखिल किया था आगरा के कोर्ट में। और उन्होंने मांग की थी
के सावन के पवित्र महीने में हिंदुओं को जलाभिषेक और दूताभिषेक करने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था और उसमें तारीख लगा आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में साफ तौर से उन्होंने जो प्रतिवादी बनाया था, प्रतिवादी ने आज अपना वकालतनामा भी लगाया है, जो एएसआई के अंडर में रहता है। एएसआई के द्वारा आज वकील ने वकालतनामा लगाया है और उन्होंने मांग की है, कोर्ट से अनुमति मांगी है, जिसमें 27 अगस्त की तारीख दी गई है। हालांकि इस तरीके की मांग लगातार कई सालों से होती रहती है, क्योंकि पहले भी आगरा के कोर्ट में इस तरीके की मांग होती थी, फिर हाई कोर्ट मामला गया था, वहां खारिज हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था और लगातार हिंदूवादी नेताओं के द्वारा इस तरीके की मांग की जाती है कि ताजमहल जो महल है, जो शाहजहां ने जो शासन था उसमें आक्रांताओं के द्वारा उसको ताजमहल पर कब्जा किया और वो शिवालय है। जी जीशान, क्योंकि अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 27 अगस्त को है, ऐसे में अब हिंदू पक्ष की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, किस तरह से दलीलें रखी जाएंगी यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हिंदूवादी नेताओं का साफ तौर से कहना है, उन्होंने जो बाद में भी यही कहा था कि जिस तरीके से मुसलमानों को वहां पर जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है, वैसे ही हिंदुओं को जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वहां पर उसको सावन के पवित्र महीने में जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए और जो तमाम जो फेस्टिवल त्योहार है वहां पर पूजा अर्चना करने की भी अनुमति दी जाए। हालांकि यानी ताजमहल में जलाभिषेक दूधाभिषेक करने की अनुमति मांगने संबंधित इस याचिका में अब अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। हालांकि 27 अगस्त को क्या कुछ दलीलें रखी जाती है हिंदू पक्ष की तरफ से और अदालत का क्या कुछ फैसला आता है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। जीशान, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।